Assalamualaikum dear students, welcome back to another YouTube tutorial from Naeem Bukhari YouTube channel. So students, now we are going to discuss mechanism of cell injury. In previous lecture we discussed about what are the causes of cell injury, कि मीन्स कौन कौन सी काजेज़ हैं, कौन कौन सी वजह हैं जिसकी वजह से सेल की इंजरी होती है, कि सेल्स की इरिवर्सिबल या इरिवर्सिबल इंजरी हो सकती है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मैकेनिज़्म ऑफ सेल इंजरी, कि वो जो जितनी काजेज़ हैं वो मिसाल के तौर पे हमने 6 से 7 काजेज़ का जिक्र किया था. यहाँ पे मैं बात करता चलूँ तो हमारे पास टोटल 7 काजेज़ थी. देयर वर 7 काजेज़ एसोसिएटेड विद सेलुलर इंजरी, कि 7 तरीक़ों से सेल की इंजरी हो सकती है. अब उसका मैकेनिज़्म हम पढ़ने जा रहे हैं. तो मैकेनिज़्म पढ़ने से मुराद ये है कि किस तरह से होगी. मिसाल के तौर पे इफ़ देयर इज़ डिप्राइव्ड ऑक्सीजन कंटेंट, एक काज है मिसाल के तौर पे, तो उस काज की वजह से सेल का कौन सा मैकेनिज़्म होगा, को कौन से स्टेप सेल फॉलो करेगा और सेल की इंजरी होगी. दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि ऑक्सीजन की डिप्रीवेशन के बाद जो सेकंड फैक्टर काज पड़ी सेल की इंजरी के साथ जो एसोसिएटेड है, उसमें हम लोगों ने कहा था कि जो फिज़िकल एजेंट्स हैं दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर इंजरी. फ़िज़िकल एजेंट्स के बाद फिर आगे केमिकल एजेंट्स की बात हुई, फिर हम लोगों ने न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की बात की. ओके, जहाँ पे जैसे इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस की, इन्फेक्शियस एजेंट्स की, जेनेटिक डीरेंजमेंट्स की या न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, ऑल दीज काजेज़ वर एसोसिएटेड विद द सेल इंजरी. अब हमने इंडिविजुअल लेवल पे जाके देखना है कि इन तमाम काजेज़ की वजह से, ये जो तमाम काजेज़ हैं, इन काजेज़ की वजह से कौन कौन से स्टेप्स सेल फॉलो करेगा, कौन सा मैकेनिज़्म फॉलो करेगा जिसकी वजह से सेल्स की इंजरी होगी. तो इसका मतलब है कि नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच काज एसोसिएटेड विद सेल इंजरी इन डिटेल. What will be the mechanism, what will be the pathway to whom cell will follow and the cell injury will be possible. So let me show you mechanism of cell injury. Now we are going to discuss about mechanism of cell injury, कि सेल की इंजरी कैसे होगी, कौन सा मैकेनिज़्म फॉलो करेगा. तो फर्स्ट जो स्टेप है सेल की इंजरी में, जो फर्स्ट मैकेनिज़्म है दैट इज़ डिप्लीशन ऑफ ATP. कि अगर सेल के अंदर ATP एडेनिन ट्राईफॉस्फेट जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल है, अगर ATP की कमी हो जाए तो इसका मतलब है कि सेल की इंजरी हो सकती है. कि सेल में ATP की, अगर सेल में एनर्जी ही नहीं है तो सेल सर्वाइव नहीं करेगा. एनर्जी नहीं होगी तो सेल सिकुड़ जाएगा, सेल का साइज़ कम हो जाएगा. जब सेल का साइज़ कम होगा तो इसका मतलब है उसमें न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो रहे हैं, एनर्जी नहीं है, और एट द एंड सेल की इंजरी हो जाएगी. ठीक है, सेल्स विल बी अनएबल टू सर्वाइव. ओके, इसके अलावा हम लोग ये करें कि ATP डिप्लीशन, ATP की कमी एंड डिक्रीज्ड ATP सिंथेसिस आर मोस्टली बिकॉज ऑफ बोथ हाइपॉक्सिक एंड केमिकल टॉक्सिक इंजरी. कि हाइपॉक्सिया की वजह से ATP की कमी हो जाती है. सपोज़ इफ़ देयर इज़ लिटिल ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो सेल में जो ग्लूकोज है उसकी बर्निंग कम होगी. जब ग्लूकोज की बर्निंग नहीं होगी सेल में तो इसका मतलब है क्योंकि ग्लूकोज की बर्निंग से ही तो ATP प्रोड्यूस होना है. यू पीपल हैव स्टडीड द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, कि ग्लाइकोलिसिस में सेल का जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होती है. ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इनटू ATP मॉलिक्यूल्स और इससे ATP जनरेट होते हैं. अगर हमारे पास हम लोग कहते हैं कि सेल के अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से उस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं होगी, और उस ग्लूकोज की जब सेलुलर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं होगी तो ATP प्रोड्यूस नहीं होंगे. सो देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ ATP. सो दिस कैन रिजल्ट विद द सेलुलर इंजरी. ATP is required for many synthetic and degradative processes within the cells. तो ATP का काम क्या होता है कि सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को बनाना और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है. तो सो ATP are responsible for deriving or constructing certain molecules, and ATP are also responsible for degrading certain molecules within the cell. Right? Okay. ATP is produced in 2 ways. अब हम लोग इससे पहले कि हम जाके ये बात करेंगे कि सेल इंजरी ATP की कमी की वजह से किस तरह से होती है. सो नाउ वी नीड टू फर्स्ट डिस्कस हाउ ATP इज़ प्रोड्यूस्ड विद इन अ सेल. कि ATP पहले सेल में प्रोड्यूस कैसे होता है, कि जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में रिएक्ट करते हैं, जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन आके रिएक्ट करती है तो हम कहते हैं उसके एंड रिज़ल्ट में ATP प्रोड्यूस होते हैं. अगर ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद है और उसके साथ आके ऑक्सीजन रिएक्ट करे तो उस प्रोसेस को हम
हम ग्लाइकोलिसिस कह रहे थे, और उस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से ऑक्सीजन ATP प्रोड्यूस हो रहा था। और एक और मैकेनिज़्म भी हमने पढ़ा था इन प्रीवियस क्लासेस कि इफ़ देयर विल बी ग्लूकोज एंड इफ़ द ग्लूकोज इज़ प्रेजेंट इन अ माइटोकॉन्ड्रिया, या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि ऑक्सीजन आके इंटरेक्ट करती है माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, और वहाँ से जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनके साथ ऑक्सीजन इंटरेक्ट करती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ADP से, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल और अटैच होता है, और जिसकी वजह से ATP बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। द प्रोसेस इन विच ATPs are produced within the mitochondria, that process is known as oxidative phosphorylation. Okay, और उसमें हम Krebs cycle पढ़ते हैं और electron transport chain. Actually, in electron transport chain, there are a lot of smaller molecules or nutrient molecules which transport electron and which results in the production of ATP. कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस हो रहा है, यू पीपल हैव स्टडीड इन बायोकेमिस्ट्री, दैट रिजल्ट्स इन द जनरेशन ऑफ ATP, तो उससे भी ATP प्रोड्यूस होते हैं। तो इट्स मीन हम लोगों ने इससे पहले ये जाने जाके कि ATP की कमी की वजह से सेल की इंजरी का क्या मैकेनिज़्म है, उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हाउ ATP इज़ प्रोड्यूस्ड। सो ATP इज़ प्रोड्यूस्ड इन 2 डिफरेंट वेज़। कौन कौन से वेज़ हैं, वी विल डिस्कस। द फर्स्ट वे इज़ ATP, the major pathway for the ATP production is oxidative phosphorylation of adenosine diphosphate. I am talking about electron transport chain, in which means ADP will be a precursor molecule. ADP जो एडेनिसिन एंड डाइफॉस्फेट है, ये बेसिक मॉलिक्यूल है, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, इसके साथ फॉस्फेट एक मिलता है और फिर जाके ATP बनता है। और वो फॉस्फेट आता कहाँ से, वो NADPH मॉलिक्यूल है हम लोगों के पास। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, आपकी आसानी के लिए, NADPH। तो इसमें से जो ये वाला फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, दिस वन फॉस्फेट मॉलिक्यूल विल अटैच विद ADP विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ADP है उसके साथ ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच होगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड एट द एंड रिजल्ट देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ATP. So this is actually a way or layout in which is known as oxidative phosphorylation. तो oxidative phosphorylation के में ये प्रोसेस होता है कि ये जो आपके पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं NADPH से एक फॉस्फेट जो है वो बेसिकली अटैच होता है ADP के साथ और ATP बन जाता है। बट इट इज़ फॉलोड बाय अ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इवेंट्स हैं, और एंड रिजल्ट में हम लोगों के पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस है। दिस वाज द फर्स्ट वे, मीन्स देयर आर 2 ways to produce ATP. So the first way is oxidative phosphorylation, which I discussed over here. So means oxidative phosphorylation is occurs via this process. Further, the second pathway to whom ATP is produced includes glycolytic pathway within the which generate ATP in absence of oxygen using glucose derived from body fluids or from glycogen. अच्छा, एक और है ग्लाइकोलिटिक पाथवे। ग्लाइकोलिटिक पाथवे में हम ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। इन ग्लूकोनियोजेनेसिस इज एक्चुअली ग्लूकोज इज जनरेटेड फ्रॉम अदर बॉडीली सोर्सेज, कि प्रोटीन्स का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, और इसके अलावा ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, और फिर उस ग्लूकोज से ATP बनना विद इन द जो हम लोगों के पास ग्लाइकोलिटिक बाय द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलेगी और फिर आपके पास उस ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलेगी और एट द एंड आपको ATP मिलेगी, ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है। सो इट्स मीन देयर आर 2 बेसिक pathways or processes to whom we can say there will be production of ATP. तो 2 मेथड्स थे, दोनों हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे फर्दर जाके इफ़ेक्ट्स ऑफ डिप्लीटेड ATP, कि चले ATP तो इन 2 प्रोसेसेस 2 मैकेनिज़म्स के साथ बनते हैं, लेकिन अगर ATP की हम लोगों के पास डिप्लीशन हो जाए तो उसके रिज़ल्ट में किस तरह से सेल की इंजरी होगी। द एक्टिविटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनर्जी डिपेंडेंट सोडियम पंप इज़ रिड्यूस्ड,
सो इट्स मीन यू पीपल नो सोडियम पोटाशियम पंप की बात आ रही है या मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात आ रही है। हम लोगों की बॉडी में हर वक्त कॉन्टीन्यूसली एट 24 आवर्स जो सोडियम पोटाशियम पंप है जो कि सेल की मेम्ब्रेन के इन आउट जो आयंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, दे आर वर्किंग एट 24 आवर्स। मिसाल के तौर पे लेट मी ड्रॉ फॉर यू, सपोज दिस इज़ अ सेल मेम्ब्रेन एंड देयर विल बी सोडियम एंड पोटाशियम, okay, Na, and let me draw choose another color, sorry, let me choose another color for you just to label the potassium and potassium K, okay, plus and sodium plus सॉरी पोटाशियम पे माइनस चार्ज हम ले आते हैं और सोडियम पे प्लस चार्ज ले आते हैं। अब ये विद इन द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन के इन और आउट मूवमेंट है, मिसाल के तौर पे हम कहेंगे कि सेल मेम्ब्रेन की इनकी जो ये आयंस हैं सोडियम और पोटाशियम, इसकी पोटाशियम की आउटसाइड और सोडियम की इनसाइड, ये जो मूवमेंट है एक्चुअली इनकी मेम्ब्रेन के बीच में, दिस मूवमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द जो हमारी जो आयंस हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स विल बी मूव्ड इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल ड्यू टू दीज मेम्ब्रेन चैनल्स। और ये मेम्ब्रेन चैनल्स कौन रेगुलेट कर रहे हैं? सोडियम और पोटाशियम आयंस रेगुलेट कर रहे हैं। सो दीज आयंस विल बी रेगुलेटिंग द न्यूट्रिएंट मूवमेंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। जब न्यूट्रिएंट सेल्स के इनसाइड जाएंगे या आउटसाइड आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि न्यूट्रिएंट सेल्स में जाएंगे तो वहाँ पे उनकी ऑक्सीजनेशन होगी, ऑक्सीजन की एडिशन की वजह से वहाँ पे ATP जनरेट होगा। परफेक्ट। सो दिस इज़ एक्चुअली अ मैकेनिज्म हाउ वी कैन से ATP will be generated, but what we are saying over here, the activity of plasma membrane energy dependent sodium and potassium pump is reduced। लेकिन अगर यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ATP की कमी हो जाए कि ये जो ATP बन रहा था, जो ग्लाइकोलिसिस का सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है या जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल की ऑर्गेनेली में जो सेलुलर माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पे, अगर वो नहीं बनेगा ATP, वो एबनॉर्मल है, वहाँ पे ATP की कमी है, तो इसका मतलब है कि सोडियम और पोटाशियम पंप जो है ये भी काम करना छोड़ देंगे, क्योंकि सेल के अंदर जो ATP है वो प्रॉपर बन ही नहीं रहा। क्योंकि उस ATP का रोल ये भी होता है कि इन सोडियम और पोटाशियम आयंस के जो चैनल्स हैं इनको मेंटेन किया जा सके। और ये जो इन एंड आउटसाइड मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आयंस 24 आवर्स हो रही है, इसका काम क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दीज सोडियम एंड पोटाशियम आयंस? एक्चुअली दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस, आवर न्यूरॉन्स फंक्शन। हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं उनकी एक्टिविटी के लिए, उनको एक्टिवेट करने के लिए इन आयंस का रोल होता है। तो अगर हमारी बॉडी में सोडियम पोटाशियम आयंस का इम्बैलेंस हो जाए या ये काम करना छोड़ दें तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स काम नहीं करेंगे। वैसे तो न्यूरॉन्स जो हैं हमारी बॉडी में वो 24 घंटे एक्टिवेट होते हैं, हर टाइम एक्टिव रहते हैं। जैसे हम सो भी रहे होते हैं तो बॉडी के तमाम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस बाकी अगर चल रही हैं या रुक भी जाएंगे लेकिन न्यूरॉन्स एक्टिव रहते हैं उस टाइम पे भी। तो इसका मतलब है कि सोडियम एंड पोटाशियम आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरोनल एक्टिविटी। और अगर यहाँ पे ATP की कमी हो जाएगी सेल के अंदर, तो इसका क्यों सेल में ATP की कमी क्यों हो जाएगी? उसकी वजह क्या हो सकती है कि या तो वो क्रेब्स साइकिल परफॉर्म नहीं प्रॉपर हो रहा, या हम लोगों के पास वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा। और वो क्यों नहीं होगा? ड्यू टू डिप्राइव्ड न्यूट्रिएंट्स या ड्यू टू रेडिएशंस या ड्यू टू टेम्परेचर राइज। जो भी जितनी भी हमने सेल इंजरी की काजेज़ पढ़ी हैं, ऑल दोज इंजरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ और डिप्राइव्ड प्रोडक्शन ऑफ ATP। उसकी वजह से, उन तमाम काजेज़ की वजह से जो सेल इंजरी की हैं, ATP हमारे पास नहीं बनेगा। और जब ATP नहीं बनेगा तो ये चैनल की मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी इन सोडियम और पोटाशियम आयंस की। जब इनकी मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी तो साथ में हमारे न्यूरॉन्स अपना फंक्शन लॉस कर जाएंगे और साथ में इस सेल की भी है जो वो इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं रहेगी एंड सेल्स विल बी died. So this is the mechanism of cell injury associated within the cell due to depletion of ATP. Another, it causes sodium to accumulate intracellularly and potassium to diffuse out of the cell, causing cell swelling and dilation of endoplasmic reticulum. ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अगर ATP की डिप्लीशन हो जाए ATP की, तो इससे क्या होगा कि ये सोडियम ये सेल के अंदर ही रहेगा।
परफेक्ट, और ये पोटाशियम सेल के बाहर रहेगा। जब ये आयन सेल के अंदर, एक सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे और जो दूसरे हैं वो सेल के बाहर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, हम इट काजेज सोडियम टू एक्यूमुलेट इंट्रासेलुलरली, सेल के अंदर सोडियम एक्यूमुलेट हो गया, एंड पोटाशियम विल डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल काजिंग सेल स्वेलिंग एंड द डायलेशन। तो अब सोडियम अगर अंदर है, सेल के अंदर मौजूद है, तो इट विल अट्रैक्ट वाटर, कि जो सेल्स के अंदर वाटर है उसकी कंसंट्रेशन, क्योंकि साल्ट का काम क्या होता है, वाटर को अट्रैक्ट करना। जब वाटर को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से सेल की स्वेलिंग हो जाएगी, और सेल की स्वेलिंग होगी तो उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है कि इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन। तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रॉपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन, वाइल स्मूथ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड डिटॉक्सिफिकेशन और लिपिड की मेटाबॉलिज्म में। तो हम लोग कहते हैं कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक्टिविटी यहाँ पे डिस्टर्ब होगी और सेल की स्वेलिंग भी हो जाएगी, तो उससे सेल में प्रोटीन भी सिंथेसाइज नहीं होगी। जब सेल में प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगी तो इट्स मीन सेलुलर डेथ विल बी श्योर। परफेक्ट, यू गॉट द आइडिया। फर्दर, सेलुलर एनर्जी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब। तो नेक्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि एटीपी की कमी हुई, यहाँ पे हमने बात की, जिक्र किया, मैं जब दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि पहला क्या हुआ मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी में। इससे पहले हमने पढ़ा कि एटीपी प्रोड्यूस कैसे होता है। एटीपी प्रोड्यूस होने के बाद हमने ये कहा कि अगर एटीपी की डिप्लीशन हो जाती है तो उस केस में सेल इंजरी कैसे होगी। दूसरा फैक्टर, सेलुलर एनर्जी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब। अगर सेल की एनर्जी का मेटाबॉलिज्म, सेल की एनर्जी लेवल, सो ये बहुत आसान है यहाँ पे जानना। जैसे सेलुलर एनर्जी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब, कि अगर हम लोग कहते हैं कि सेल को एनर्जी नहीं मिल रही, सपोज यहाँ पे देख लें, इफ़ ऑक्सीजन सप्लाई टू सेल इज़ रिड्यूस्ड एज इन इस्कीमिया और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन सीजेज एंड सेल्स रिलाई ऑन ग्लाइकोलिसिस फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। अगर हम कहते हैं कि सेल्स में एनर्जी का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तो ऑक्सीजन का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ बाइंड होती है ग्लाइकोलिसिस में, जिसकी वजह से एटीपी जनरेट होते हैं। अब अगर सेल में एनर्जी ही नहीं रही तो हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, आगे माइटोकॉन्ड्रिया में जाके फर्दर एटीपी जनरेशन भी नहीं होगी। जब सेल में एटीपी की जनरेशन नहीं होगी तो हम कहते हैं कि डिप्लीशन ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्स ग्लाइकोज, और हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस रिजल्ट्स इन एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। परफेक्ट। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होगी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड हमारे जो हैं बॉडी के टिश्यूज़ हैं वहाँ पे एकमुलेट हो जाएगा, और जिसकी वजह से लैक्टिक मसल फटीग भी हो सकती है ऐसे इंडिविजुअल को। और जब मसल फटीग होगी तो वहाँ पे जब लैक्टिक एसिड एकमुलेट होगा तो सेल्स में टॉक्सिसिटी हो सकती है, और सेल में टॉक्सिसिटी की वजह से सेल्स की डेथ भी हो सकती है, कोगुलेशन हो सकती है सेल्स की, विच रिड्यूसेस इंट्रासेलुलर पीएच। एज रिजल्ट ऑफ दिस एसिडिक पीएच एक्टिविटी ऑफ मैनी सेलुलर एंजाइम्स इज डिक्रीज, और जब सेल के एंजाइम्स की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो इट्स मीन सेलुलर डेथ विल बी श्योर। सो दिस इज द second step of cellular injury mechanism, the mechanism which is associated with cellular injury. So cellular energy metabolism, disturbed cellular energy metabolism is the second factor which is associated with the cell injury. Okay, failure of calcium potassium pumps lead to influx of calcium and with damaging effects on numerous cellular components. तो ये तीसरी वजह क्या होगी, तीसरी चेंज क्या आएगी सेल के अंदर, कि सेल के अंदर तीसरी चेंज है वो बड़ी है कि पोटाशियम का जो लेवल है, कैल्शियम का जो लेवल है, कैल्शियम और failure of calcium pumps leads to influx of calcium plus and damaging effects on numerous cellular exactly. हम कहते हैं कि जो कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम है जो हमने आ रही न्यूट्रिएंट्स की वजह से या हमारी बॉडी में कैल्शियम मौजूद है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम क्या हो जाएगा, वो डिज़ोल्व हो के ब्लड में शामिल होना चाहेगा, और सेल के अंदर शामिल होता जाएगा। जब सेल के अंदर ज़्यादा कैल्शियम हो जाएगा तो हमें पता है कि कैल्शियम का रोल क्या होता है कि कैल्शियम हमारी बॉडी में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कर देता है,
है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास टिश्यूज़ में से कैल्शियम निकल के मेन हमारी ब्लड स्ट्रीम में शामिल होता जाए कैल्शियम, और वो ज़्यादा कैल्शियम जब शामिल हो जाएगा तो उससे ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और सारे प्लेटलेट्स कोगुलेट हो जाएंगे। जब प्लेटलेट्स कोगुलेट हो जाएंगे तो इसका मतलब है सेल के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स की इंजरी हो जाएगी, और प्लेटलेट्स की इंजरी होगी तो हम लोगों के पास वो प्लेटलेट्स कोगुलेट हो जाएंगे और हमारी बॉडी के तमाम फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे, और अल्टीमेटली जब प्लेटलेट्स क्लॉट हो गए सो सेलुलर डेथ विल बी श्योर। ओके, तो सेल की डेथ हो जाएगी। एक और फोर्थ जो स्टेप है सेलुलर इंजरी का, जो मेकानिज़म का स्टेप है वो है प्रोलॉन्ग्ड एटीपी डिप्लीशन काजेज डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पॉलीसोम्स ब्रेक डाउन इनटू मोनोसोम्स लीडिंग टू रिडक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब क्या होता है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम लोगों के पास एटीपी की कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है कि डिप्लीशन ऑफ एटीपी फॉर लॉन्ग टर्म, हमने कहा था कि एटीपी की कमी की वजह से पहला स्टेप क्या होगा कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं होगा, और इसके अलावा हम लोगों ने कहा था कि एटीपी की जो क्रेब साइकिल में प्रॉब्लम आई थी उसकी वजह से एटीपी की कमी होगी, तो एटीपी की कमी की वजह से बॉडी की फंक्शन, सेल्स की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, सेल की डेथ श्योर हो जाएगी। और फिर हम लोगों ने कहा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ये है, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब एटीपी की डिप्लीशन हो जाएगी तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल अनएबल टू परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन एंड which will result in we can say lack of protein synthesis। तो फिर नॉर्मल फंक्शन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन बनाना, और वो प्रोटीन बनाना छोड़ देगा। और इसी तरह पॉलीसोम है, पॉलीसोम में क्या होता है कि हम लोगों के पास जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उनके साथ हमारे पास क्रोमोसोम्स की बाइंडिंग होती है प्रॉपर, और जिसकी वजह हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो पॉलीसोम बनता है। तो जब वहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स भी नहीं बनती क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन, सो हिस्टोन proteins will also not produce and that will result in a we can say lack of protein synthesis। प्रोटीन की सिंथेसिस जब कम हो जाएगी और इसकी वजह से भी सेल के अंदर निक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, in cell deprived of oxygen or glucose proteins may become misfold and trigger an unfold protein response leading to cell injury and even death। जब सेल के अंदर हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन या ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो सेल क्या करेगा, अपनी वो प्रोटीन यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। जब प्रोटीन यूज़ करेगा तो जो फोल्डेड प्रोटीन जो हम लोग कहते हैं कि मे बिकम मिसफोल्ड एंड ट्रिगर द अनफोल्ड प्रोटीन, जो अनफोल्ड प्रोटीन्स हैं वो भी क्या करेंगे, अपना वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, कि वो ग्लूकोज सिंथेसाइज करेंगे। लेकिन वहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन की भी कमी है तो वो फर्दर वो ग्लूकोज जो है उस ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं है उसके, क्योंकि ऑक्सीजन है ही कम, तो जिसकी वजह से फिर दोबारा सेलुलर इंजरी ही हो सकती है। तो इट्स मीन देयर इज़ अनदर मैकेनिज्म एसोसिएटेड विद द cellular injury in which unfold proteins will try to play their role to mitigate cellular injury or the chances of cellular injury, but that will be impossible, but due to deficiency of oxygen as well and ATP, that's why we can say there will be chances of cell injury. Mitochondrial damage, there is a second mechanism which is associated with mitochondrial damage which results in cellular injury। अब मैं इससे पहले थोड़ी समरी बता दूं कि इससे ऊपर हमने क्या पढ़ा था। हमने ये कहा था कि सेल इंजरी के लिए का जो मैकेनिज़्म है उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो था हमने कहा था कि डिप्लीशन ऑफ एटीपी, कि एटीपी की कम प्रोडक्शन हो, एटीपी प्रोड्यूस प्रॉपर ना हो तो उससे सेल की इंजरी हो सकती है। अब एटीपी कम प्रोडक्शन होने की, प्रोड्यूस होने की क्या क्या वजह थी वो हमने सारी डिस्कस की, जिसमें यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ। उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी तब एटीपी सिंथेसाइज नहीं होगा, लाइक E1। फिर हम लोगों ने कहा था कि अगर कैल्शियम का पंप जो है, कैल्शियम के जो पंप है उनका इन्फ्लक्स, उनकी ज़्यादती हो जाए, उनका प्रॉब्लम आ जाए, तब भी हम लोगों के पास एटीपी प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं होगा। फिर प्रोलॉन्ग्ड एटीपी डिप्लीशन का कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर एटीपी नहीं होगा तो तब भी सेल इंजरी हो जाएगी। और फिर हम लोगों ने ये बात की थी कि फर्दर सेलुलर एनर्जी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाए तब भी हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे सेलुलर इंजरी हो जाएगी, और वो भी एटीपी की कमी की वजह से हो रहा है। और इसके अलावा हम लोगों ने कहा था कि इफेक्ट्स ऑफ डिप्लीट एक्टिविटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
disturbed plasma membrane activity is also associated with cellular injury, ये भी हमने discuss किया. So these were the factors which were associated with cellular injury, means depletion of ATP is associated with cellular injury, and these were the steps which we discussed